हेलो बच्चों, निदानात्मक कक्षा में मॉड्यूल सत्र 2024-25 विद्यार्थी अभ्यास पुस्तिका कक्षा 9वीं विषय विज्ञान की जारी की गई है, जिसके अंतर्गत अध्याय जीवन की मौलिक इकाई कोशिका के अंतर्गत आज हम 2, 3 एवं 4 अंक वाले प्रश्नों के यहाँ पर उत्तर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पे, कोशिका को जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर देना है बच्चों आपको इस तरीके से कि सभी जीवों का शरीर कोशिकाओं से बना होता है, इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक इकाई कहा जाता है तथा जीवन की सभी जैविक क्रियाएं कोशिका के भीतर होती हैं, इसलिए पूरे इसे जीवन की कार्यात्मक इकाई भी कहा जाता है। बच्चों दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, जैसा कि हम देख रहे हैं, समपरासारी विलयन किसे कहते हैं? तो समपरासारी विलयन की परिभाषा आपको इस तरीके से देंगे, यदि किसी कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होती, ऐसे विलयन को समपरासारी विलयन कहते हैं। इस स्थिति में जल के अणु ना तो कोशिका के भीतर जाते हैं ना ही कोशिका के बाहर आ पाते हैं। फिर इसके बाद बच्चों तीसरा प्रश्न, एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं? तो यहाँ पे इसका जो आंसर है कुछ इस तरीके से हमें लिखना है, ये आप देख सकते हैं। कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिक जीवों में बाहरी पर्यावरण से अपना जटिल भोजन एवं अन्य पदार्थ ग्रहण करने से में सहायता करता है, इसे हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अमीबा अपना भोजन इसी क्रिया द्वारा प्राप्त करता है। द्रव पदार्थ का अंतग्रहण पिनोसाइटोसिस कहलाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, दो ऐसे ऊतकों के नाम बताना है जिनमें आनुवंशिक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ऐसे ऊतक प्लास्टिड एवं माइटोकॉन्ड्रिया हैं। अब इसके बाद बच्चों अगला प्रश्न जैसा कि देख रहे हैं कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से देना है कि कोशिका के अंदर प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम के द्वारा होता है। बच्चों प्रश्न क्रमांक 6 देख रहे हैं, राजधानी का क्या कार्य होता है? तो इसका जो आंसर है कुछ इस तरीके से देना है आपको। अधिकांश परिपक्व पादप कोशिकाओं में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है, यह कोशिकाओं में जल संबंधों को बनाए रखती है तथा यह अपशिष्ट पदार्थ सहित महत्वपूर्ण पदार्थों का संचय करती है। इसके बाद अगला प्रश्न है बच्चों, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के 2 कार्य लिखना है। माइटोकॉन्ड्रिया के निम्न कार्य होते हैं। नंबर 1, जैविक कार्यों के लिए ऊर्जा का एटीपी के रूप में निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा होता है, और दूसरा प्रोटीन का संश्लेषण। लवक के 2 कार्य लिखिए। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लवक प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं, लवक पुष्पों को आकर्षक बनाते हैं। तो ये 2 कार्य महत्वपूर्ण हैं इसमें। इसके बाद 3 अंक वाले प्रश्नों में हम पहला नंबर का प्रश्न देख रहे हैं कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर लिखिए। तो यहाँ पे कम से कम 3 अंतर यहाँ पे आपको लिखना है, जिसमें पहला अंतर आप देख सकते हैं कि इसका आकार छोटा होता है और इसका आकार बड़ा होता है। इसमें लिखेंगे केंद्रीय पदार्थ बिखरा हुआ होता है, नाभिकीय झिल्ली का अभाव होता है, और इसमें लिखेंगे केंद्रीय पदार्थ नाभिकीय झिल्ली द्वारा घिरा आता है। इसके बाद हम झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, और यहाँ पे झिल्ली युक्त कोशिका अंगक उपस्थित होते हैं। इसके बाद हम अगला प्रश्न देख रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। यहाँ पे इसका आंसर है कुछ इस प्रकार से दिया जाना है कि कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका मृत हो जाती है तो लाइसोसोम फट जाते हैं और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पचाने लगते हैं। ये एंजाइम बहुत शक्तिशाली पाचनकार एंजाइम होते हैं, इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 3 देख रहे हैं बच्चों यहाँ पे कि कोशिका का बिजली घर पावर हाउस किस अंग को कहते हैं और क्यों कहते हैं? तो यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई कि माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उपस्थित एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर कहा जाता है। इसके बाद आप अगला प्रश्न देख रहे हैं कि प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या वर्णनात्मक पारगम झिल्ली क्यों कहा जाता है? तो प्लाज्मा झिल्ली को कोशिका झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है, जो कोशिका के चारों ओर बाहरी आवरण के रूप में पाई जाती है। यह झिल्ली लाभदायक और उपयोगी पदार्थों को कोशिका के अंदर आने देती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण क्रिया के द्वारा आ सकते हैं, जबकि कुछ पदार्थ कोशिका झिल्ली के अंदर नहीं आ पाते, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को चयनात्मक या वर्णनात्मक पारगम झिल्ली कहते हैं। इस प्रकार यह झिल्ली बाहरी आघातों से भी रक्षा करती है। अब बच्चों अगला प्रश्न जैसा कि हम देख रहे हैं, 4 अंक वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका का स्पष्ट नामांकित चित्र बनाना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं जंतु कोशिका के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये चित्र में हमने जूम करके आपको बता दिया है। इसी तरीके से आप पादप कोशिका का जो चित्र है वो इस प्रकार से बनाएंगे। ये पादप कोशिका का चित्र देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसके बारे में लिखें। तो बच्चों ये नामांकित चित्र हो गया। इसके बाद हम दूसरा प्रश्न देख रहे हैं कि निम्नलिखित प्रत्येक का एक एक कार्य लिखिए। अंतर्द्रवीय जालिका
जालिका, यह कोशिका में प्रोटीन तथा वसा के निर्माण में सहायता करती है। और इसके बाद गाल्गी उपकरण, इसके बारे में लिखा है कि यह कोशिका में बदन पदार्थों का स्रावण का कार्य करता है। और इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया, इसे कोशिका का ऊर्जा ग्रह भी कहते हैं। यह सभी क्रियाओं के लिए एटीपी के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। और लाइसोसोम, इसके बारे में लिखा है कि यह कोशिका के अपशिष्ट पदार्थों को नष्ट करने का कार्य करता है। इसे कोशिका का आत्महत्या का थैला भी कहा जाता है। और रस धानिया के अंतर्गत हम लिखेंगे कि यह पादप कोशिका में कठोरता प्रदान करती है तथा उपयोगी पदार्थों का संचय करती है। तो बच्चों यहाँ पे हम प्रश्न क्रमांक 3 की बात करें, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं कि कोशिका विभाजन क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। तो ये आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें लिखेंगे हम कि कोशिका विभाजन ऐसी क्रिया है जिसमें एक कोशिका विभाजित होकर 2 या 2 से अधिक कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। इस कोशिका विभाजन जीवों की वृद्धि, विकास तथा मृत कोशिकाओं के पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक होता है। कोशिका विभाजन के 2 प्रकार हैं, एक समसूत्री कोशिका विभाजन और एक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। समसूत्री में हम लिखते हैं कि यहाँ पे एक कोशिका विभाजित होकर 2 पुत्री कोशिकाएं बनाती है और यह कोशिका विभाजन वृद्धि, विकास तथा मरम्मत के लिए आवश्यक होती है। यह विभाजन कायिक कोशिकाओं में होता है। इसके बाद आप देख रहे हैं दूसरे नंबर पे कि अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो यह विभाजन जन कोशिकाओं में होता है, जिसमें एक पैतृक कोशिका विभाजित होकर 4 पुत्री कोशिकाएं बनाती हैं। इन पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्र की संख्या पैतृक कोशिका की अपेक्षा आधी रह जाती है। तो बच्चों ये था प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। आप चलिए प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें, जिसमें आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कोशिका विभाजन को सचित्र समझाइए, चित्र सहित समझाइए। तो ये कोशिका विभाजन को यहाँ पे आपको समझाया गया है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर, तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे बच्चों। यहाँ पे तो चलिए यहाँ पे इनके उत्तर को देख लें कि कैसे लिखा जाना है। इसके अंतर पादप कोशिका पादपों में पाई जाती है और यह जंतु में पाई जाती है। इसके बाद पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है और यहाँ पे कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। इसके बाद पादप कोशिका में हरित लवक पाया जाता है और यहाँ पे हरित लवक अनुपस्थित होता है। और पादप कोशिका में बड़ी रक्तकाएं होती हैं और यहाँ पे अनुपस्थित होती हैं या आकार में छोटी होती है। पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता है और जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो बच्चों ये थे आपके 2 अंक तथा 3 अंक तथा 4 अंक वाले प्रश्नों के उत्तर। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने मित्रों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।